Hello dear students, once again a very warm welcome to the MK Jain classes and we were studying about the ecology. तो बेटा इकोलॉजी में हम इंटरेक्शंस पढ़ रहे थे और इंटरेक्शंस हमारी ऑलमोस्ट हमने ख़त्म कर ली हैं, सिर्फ 3 इंटरेक्शंस हमारे पास बची हैं। तो आज हम उन्हीं इंटरेक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है पहले उसको देख लेते हैं। वी हैव डन दी म्यूचुअलिज्म, हमने कंपटीशन पढ़ लिया, हमने कमेंसलिज्म पढ़ लिया। वी आर ओनली लेफ्ट विद द प्रीडेशन, पैरासिटिज्म एंड अमेंसलिज्म। तो ये इंटरेक्शन आज 3 खत्म होने के बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म और फिर हम प्रोसीड करेंगे टुवर्ड दी नेक्स्ट चैप्टर। चलिए बेटा, कंपटीशन को तो हमने बड़ा डिटेल में पढ़ लिया था। चलो आज पहले हमारे पास बारी आ रही है, किसकी स्लाइड है अपने पास पहले, प्रीडेशन की। चलो प्रीडेशंस की बात कर लेते हैं। प्रीडेशन सबको पता है क्या होता है। प्रीडेशन, प्रीडेटर प्रे का रिलेशनशिप। प्रीडेशन में क्या होगा, एक को फ़ायदा होने वाला है, एक को नुकसान। देखो अभी अभी हमने खोला भी था ना यहाँ पे अपनी इंटरेक्शंस में, हमने जो लिखा हुआ है कि किसको फ़ायदा होगा किसको नुकसान होगा, ये है हमारे पास प्रीडेशन। एक को फ़ायदा होगा किसको, प्रीडेटर को, जो खाएगा, जो लार्जर होगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा, दूसरे को दबोच लेगा। जो दबोचा जाएगा वो होगा बेटा प्रे, उसको होने वाला है नुकसान। जान माल का नुकसान भी हो सकता है। टाइगर जब डियर का शिकार करता है तो डियर के साथ क्या होता है, जान माल का नुकसान। तो यहाँ पे क्या होगा प्रीडेशन में, तो प्रीडेशन इज अ टाइप ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन। तो पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, एक को फायदा होने वाला है और एक को नुकसान होने वाला है, इसको हम बोलते हैं प्रीडेशन। तो फायदा किसको होगा, इस तरह की इंटरेक्शन में क्या होता है, दो होते हैं। एक होता है प्रीडेटर, प्रीडेटर कौन होता है, जिसको फायदा होता है, और एक होता है प्रे, जिसको क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है। और प्रीडेटर और प्रे दोनों यूजुअली क्या, देखो हमारी बुक के अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि मोस्टली, मतलब मोस्ट ऑफ द प्रीडेटर्स जो हमारे पास होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर प्रे स्पेसिफिक, है ना। ये उसमें भी आएगा, हमारे पास पैरासाइट के केस में भी आएगा। अब यहाँ पे कुछ प्रीडेटर और प्रे के एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी लेती है, और वो एग्जाम्पल क्या है बता सकते हो, प्रीडेटर और प्रे के क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। प्रीडेटर और प्रे क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें हमारी एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, अगर एक टाइगर डियर का शिकार कर रहा है तो बताइए ये क्या है, टाइगर क्या हो जाएगा, टाइगर इज द प्रीडेटर, और डियर क्या हो जाएगा, डियर विल बी द प्रे, है ना। अब कोई भी हर्बीवोर अगर ग्रास को खा रहा है, एनी हर्बीवोर अगर ग्रास को खा रहा है तो इट इज नॉट लेस देन अ प्रीडेटर। यही लैंग्वेज लिखी हुई ना हमारी एनसीईआरटी में कि अगर हर्बीवोर ग्रास को खा रहा है तो हर्बीवोर खा रहा है, ये प्रीडेटर हो गया, ग्रास खाई जा रही, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रे बोलेंगे। ऐसे ही एग्जाम्पल किसका लिया हुआ, बर्ड्स क्या खा रही हैं, ये अगर सीड्स को खा रही हैं तो ये भी एग्जाम्पल किसका हो गया, ये भी एक तरह का प्रीडेशन प्रे रिलेशनशिप है। तो ये जैसे ही आप पढ़ना शुरू करोगे हमारी एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में ही हमें ये बताया गया है कि प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप क्या होता है। एक फीड करेगा दूसरे के ऊपर, जिसके ऊपर फीड किया जाएगा वो प्रे होगा, और जो फीड करेगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा, वो क्या होगा, प्रीडेटर होगा ना। इस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत तो नहीं है, तो हमें सबको पता ही होता है, जनरली छोटी क्लास से हम पढ़ के ही आ रहे हैं। अब मेन बात क्या आती है कि ये जो प्रीडेटर और प्रे का ये जो रिलेशनशिप है, ये इंटरेक्शन है, इसका इकोलॉजी में क्या 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 रोल है इसका। इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रीडेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, तो वो इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। सबसे पहली, सबसे नंबर 1 अगर हम इम्पोर्टेंस पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहली इम्पोर्टेंस क्या है कि ये जो प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप है ना, या ये जो प्रीडेशन है, ये क्या है, दीज आर दी कंड्यूट्स ऑफ एनर्जी। क्या है, कंड्यूट्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन दी इकोसिस्टम। क्या इंपॉर्टेंस है प्रीडेशन की इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो प्रीडेशन नाम की जो इंटरेक्शन है वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या क्या क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको इकोलॉजी में,
क्योंकि इकोलॉजी डील करती है, इकोलॉजी में इकोसिस्टम भी पढ़ते हैं, और इकोसिस्टम में क्या होता है, एनर्जी का फ्लो भी होता है। कंड्यूस का मतलब समझ रहे हो ना, एनर्जी फ्लो के लिए ये चैनल्स हैं। कैसे चैनल, आप सोच के देखो, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है बेटा, आप सोचो कि जितने भी ऑटोट्रॉफ्स हैं, ऑटोट्रॉफ आप समझ रहे हो ना, ग्रीन प्लांट, अगर अकेले सिर्फ वही वो और कोई स्पीशीज इकोसिस्टम में है ही नहीं, सिर्फ अकेले ऑटोट्रॉफ्स प्रेजेंट हैं, क्या आप सोच सकते हो ऐसी अर्थ के बारे में कि सिर्फ ऑटोट्रॉफ है? ऑटोट्रॉफ क्या कर रहे हैं, उन्होंने सनलाइट को लिया, मिनरल्स को लिया, उनको क्या कर दिया, उनसे मतलब प्लांट बनाया, अपना खाना बनाया प्लांट बना के, और वो प्लांट खड़े हैं ना, उन प्लांट के ऊपर कोई फीड करने वाला है ना, उन प्लांट को कोई दोबारा उनके ऑर्गेनिक मटेरियल से एनर्जी की साइकिलिंग या न्यूट्रिएंट साइकिलिंग करवाने वाला है। तो हमारा जो फ्लो ऑफ एनर्जी है इन दी इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, दैट विल स्टॉप, रुक जाएगा, क्योंकि एनर्जी सनलाइट को हमने फूड एनर्जी की फॉर्म में ट्रैप किया है। क्या होता है यूजुअली हमारे पास, जैसे ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं बेटा, सपोज कीजिए प्लांट्स में क्या ले लेते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट से ग्रास। ग्रास क्या है, इट इज़ एन ऑटोट्रॉफ। ग्रास को क्या करते हैं, ग्रास अगर अकेली ग्रास पड़ी रही तो क्या है, ग्रास ग्रास ग्रास, कुछ भी नहीं। लेकिन हमारे पास इकोसिस्टम में क्या प्रेजेंट होता है, ग्रास उगी है तो ग्रास को खाने वाला भी होगा, कौन होता है, कोई भी हर्बीवोर, सपोज करो इसको खा रहा है, एनी हर्बीवोर, है ना। इस हर्बीवोर को फिर कौन खा रहा है, इस हर्बीवोर के ऊपर इसको खाने वाला फिर यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, एक कार्निवोर। इस कार्निवोर, अब कार्निवोर भी हमारे पास कितने होते हैं, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। या आप इतना कॉम्प्लेक्स लिखने की बजाय आप ऐसे लिख दो, ग्रास, ग्रास को खाया बेटा ग्रास होपर ने, एक सिंपल सी हम फूड चेन लिख लेते हैं। ग्रास होपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, स्नेक को खा लिया ईगल ने। इस तरह की फूड चेन्स हमारे इकोसिस्टम में चलती रहती हैं ना। अब सपोज करो ये सब कुछ है ही नहीं, खाली ग्रास है, सिर्फ ग्रास है, जो एनर्जी थी वो स्टोर हो गई यहाँ ग्रास ऑटोट्रॉफ की फॉर्म में यहाँ पे स्टोर हुई पड़ी हुई है, इनके अंदर सारी एनर्जी है। अब वो एनर्जी आगे फ्लो ही नहीं कर रही, जा ही नहीं रही, उसको ले जाने वाले हैं ही नहीं। ले जाने वाले कौन, ग्रास के अंदर एनर्जी है। जब ग्रास को कोई हर्बीवोर खाएगा, माना ग्रास होपर ने खाया, तो ग्रास की एनर्जी यहाँ पे चली गई। ग्रास होपर को जब फ्रॉग खाएगा तो इसकी एनर्जी इसमें चली जाएगी, जब फ्रॉग को स्नेक खाएगा ये एनर्जी इसमें, मतलब अल्टीमेटली ये जो एनर्जी यहाँ पे बनी थी, ये एनर्जी इससे इसमें गई, इससे इसमें गई, इससे इसमें गई, इससे इसमें गई। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता रहता है, फ्लो ऑफ एनर्जी चलता रहता है हमारे इकोसिस्टम में। तो टू मेंटेन दिस फ्लो ऑफ एनर्जी किसकी ज़रूरत पड़ती है, ये सभी क्या है, एक तरह का प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप ही तो है। ये क्या है, प्रे है, ये क्या है, प्रीडेटर है, ये इसको खा रहा है, जो खा रहा है प्रीडेटर। अब ये प्रे बन गया, इसको खाने वाला भी हमारे इकोसिस्टम में मौजूद है, तो ये प्रे, ये प्रीडेटर। फिर स्नेक इसका प्रीडेटर, ईगल स्नेक का प्रीडेटर। तो प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप से क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है इन डिफरेंट ट्रॉफी। इनको पता है ना, पढ़ते थे ना हम, 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट आर दीज कोल्ड, दीज आर कोल्ड एज ट्रॉफिक लेवल्स। एट एवरी ट्रॉफिक लेवल 10% ऑफ एनर्जी इज रिलीज टू द इन्वायरमेंट, ये भी हमें पता होगा। तो जितनी एनर्जी उसके पास है, सपोज 100 है तो 100 से 90 इसके पास जाएगी, 90 का आगे 10% निकाल दो, बची हुई इसके पास जाएगी, उसका 10% वापस भेज दो, बची हुई इसके पास, बची हुई। तो एवरी ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी कीप ऑन डिक्रीजिंग, ये सब हमने पढ़ा हुआ है जूनियर क्लास में। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस प्रीडेशन नाम की इंटरेक्शन की, कि ये इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी के फ्लो को बनाए रखता है। दूसरा, सेकंड बेटा हमारे पास क्या है कि प्रीडेटर जो प्रे की जो संख्या है, उसकी जो पॉपुलेशन है उसको अंडर कंट्रोल रखता है ना। कीप दी प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। कहाँ पे रखता है, प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है। कैसे रखता है, कोई एग्जांपल है ऐसा, कुछ माइंड में आ रहा है आप लोगों को, कभी ऐसा कहीं पे सुना हो कि अगर कोई नेचुरल प्रीडेटर प्रेजेंट नहीं होगा तो प्रे ही प्रे प्रे ही प्रे हो जाएगा मैक्सिमम। इसका एग्जांपल वैसे हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक प्रिकली पियर कैक्टस का, वो एक इन्वेजिव स्पीशीज है। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, एग्जाम्पल लेके बात करेंगे। एग्जाम्पल है बेटा प्रिकली पियर कैक्टस। ये कैक्टस, और ये कैक्टस कैसा है, इट इज एन इन्वेजिव स्पीशीज। इन्वेजिव स्पीशीज जानते हो ना, हमारा यहाँ का नेटिव नहीं है,
और ये कहाँ पे मिलता है? अच्छा, हमारे यहाँ की भी बात नहीं चल रही, ये कहाँ पे बात चल रही है? प्रिकली पियर कैक्टस इन दी रेंज लैंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की ना मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स रेंज लैंड को इस इन्वेजिव स्पीशीज ने भर दिया, इसने पेनिट्रेट कर दिया। इन्वेजिव स्पीशीज़ क्या होती है? ये ऑस्ट्रेलिया के रेंज लैंड्स की नेटिव स्पीशीज़ नहीं थी, कहीं बाहर से आ गई। जैसे हमारे इंडिया में कैरेट ग्रास, जिसको हम पार्थेनियम बोलते हैं, तो जिस भी एरिया में इसका एक भी प्लांट चला गया ना, वो एक बहुत अच्छा सुपीरियर कॉम्पिटिटर होता है, बाकी की इधर उधर की सारी वेजिटेशन के साथ बहुत अच्छा सुपीरियर कॉम्पिटिशन करता है, उनसे न्यूट्रिशन में भी जीत जाता है, स्पेस के में भी जीत, हर चीज़ में ये हेल्दी मतलब हेल्दी तो नहीं करता, उनको एलिमिनेट कर देता है और खुद अकेला 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 वहाँ पे सर्वाइव करता है, क्योंकि इट इज़ अ सुपीरियर स्पीशीज़। तो इसने क्या किया? मिलियंस ऑफ हेक्टेयर रेंज लैंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया को पेनिट्रेट कर लिया, मतलब वहाँ पे पूरा फैल गया, वहाँ पे और कोई वेजिटेशन उगी नहीं पा रही थी। और ये थी क्या? इन्वेजिव स्पीशीज़। भैया इसको तो बाहर निकालना पड़ेगा, तो खा गई हमारी नेटिव वेजिटेशन को, ऑस्ट्रेलिया वालों को दिक्कत हो गई। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसका निकाला सोल्यूशन, और वो सोल्यूशन क्या था बेटा? दैट सोल्यूशन वॉज इन द फॉर्म ऑफ, ये जो प्रिकली पियर कैक्टस है ना, इसका इन्होंने क्या निकाला? नेचर में एक प्रे निकाला, और वो प्रे कौन था? कैक्टस फीडिंग मोथ। एक मोथ था जो इस कैक्टस पे फीड करता है। भाई उस मोथ को लाके वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, कहीं और से उठाया, वो भी रेंज लैंड्स में रहता नहीं था, कहीं और से उस मोथ को लाए उठा के और इन कैक्टस के बीच में छोड़ दिया। और मोथ्स क्या हो गए? मोथ के लिए ये फूड था, इसको खा गए, खाते रहे, रिप्रोड्यूस करते रहे, खाते रहे, रिप्रोड्यूस करते रहे। मतलब 100 भी लाके डाले, 100 से 200 बने, 400 बने, 800 बने, और जितने ज़्यादा मौत बनते चले गए उतनी ज़्यादा उनको फूड चाहिए था, और उतना ज़्यादा कैक्टस को ये एनगल्फ करना, फीड करना शुरू हो गए, और अल्टीमेटली ये वहाँ से एलिमिनेट कर दिया गया। तो ये एक इन्वेजिव स्पीशीज़ थी, इसमें हमने प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप का यूज़ किया। तो ये क्या था? ये एक इसको बना दिया प्रे, और इसका एक नेचुरल प्रीडेटर नेचर से उठा के उस एरिया में इंट्रोड्यूस कर दिया, जो इसको सारे को खा गए, हजम कर गए, तो बच गए। अदरवाइज मिलियंस ऑफ हेक्टेयर लैंड को इसने जो है इन्वेजिव, मतलब इन्वेजिव होके वहाँ पे पूरा का पूरा फैल गया था ये। और इसी टेक्निक का यूज़ ये प्रीडेटर वाले का, ये तो एक एग्जांपल हो गया। अब इसी का दूसरा एग्जांपल क्या है? बायो कंट्रोल एजेंट्स, जो हम लैब में बायो कंट्रोल एजेंट्स हमने पढ़े थे ना, कि एग्रीकल्चर में हम आजकल केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करते, मतलब केमिकल्स का यूज़ हम लोगों ने छोड़ दिया है। किस वजह से? पता है ना, कितने सारे मैंने उसके आपको यूजेस बताए थे पिछले उसमें, यूजेस नहीं, डिसएडवांटेज बताए थे। तो केमिकल्स हम यूज़ नहीं करना चाह रहे अपने एग्रीकल्चर में, तो करें क्या? जो इतने सारे इंसेक्ट्स हैं, इतने सारे वीड्स हैं, उनको कैसे मारें? उनके लिए क्या करेंगे? उनका एक नेचुरल प्रीडेटर ला के इंट्रोड्यूस कर दो। जैसे बताया था ना मस्कीटो के लिए, कहीं पे अगर मस्कीटोज बहुत ज़्यादा हो गए तो भैया स्प्रे, ये बेगोन स्प्रे, ये मस्कीटो स्प्रे हम करते हैं, ये ऑल आउट लगा लिए, सब क्या है? ऑल दीज आर केमिकल्स, अल्टीमेटली हम पे ही हार्मफुल इफेक्ट डाल रहे हैं। तो कैसे बचें कि मच्छर भी मर जाए और हम इन केमिकल से भी सेफ हो जाएं? तो मच्छर का कोई क्या ला दो। अब जैसे जो भी पॉन्ड्स या तालाब है, उनके अंदर हम क्या छोड़ देते हैं? गैम्ब्यूजिया फिश। गैम्ब्यूजिया फिश का खाना होते हैं मच्छर के लार्वे। तो मच्छर ने एग दी, एग से लार्वा बना, लार्वा बनते ही गैम्ब्यूजिया फिश उसको खा गई। तो लार्वे नहीं बचे तो मच्छर कहाँ से पनपेंगे? तो किसी भी चीज़ को अगर सिस्टम से इरेडिकेट करना है तो उसका एक नेचुरल प्रीडेटर ढूंढ लो, और उस नेचुरल प्रीडेटर को हम क्या बोलते हैं? बायो कंट्रोल एजेंट्स, जो यूज़ होते हैं इन दी एग्रीकल्चर। व्हाट इट? तो ये सारे दोनों एग्जाम्पल किसके थे? कि प्रे पॉपुलेशन को कैसे अंडर कंट्रोल रखा जाता है। इसका एक और क्या फ़ायदा है प्रीडेशन इंटरेक्शन का? थर्ड वो फ़ायदा क्या है बेटा? कि किसी भी इकोसिस्टम की स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेंटेन रखता है, मेंटेन्स दी स्पीशीज, maintains the species diversity of an ecosystem। क्या ये प्रीडेशन प्रे रिलेशनशिप इतना इंपॉर्टेंट है? यस, इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। क्यों है ये इंपॉर्टेंट? चलो इस वाले सेंटेंस को भी हम लोग कैसे समझेंगे? विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब यहाँ पे एग्जाम्पल किसका है बेटा? पैसिफिक कोस्ट का है ना, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट,
अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट। तो क्या है यहाँ पे स्पेसिफिक कोस्ट में, क्या है बेटा, यहाँ पे रहती है एक फिश, स्टार फिश। और इस स्टार फिश का नेम क्या है? स्टार फिश का नेम है पिसास्टर। डिजास्टर से याद रख लो, इसका साइंटिफिक नेम है पिसास्टर। अब ये पिसास्टर क्या है? ये नॉर्मली वहाँ पैसिफिक ओशंस में मिलती है। अब कुछ फील्ड एक्सपेरिमेंट्स के अंदर क्या देखा गया, कुछ एक पर्टिकुलर एरिया में से जब इस पिसास्टर फिश को रिमूव किया गया, वहाँ से बाहर निकाल दिया गया, तो आपको पता है क्या हुआ? 10 इनवर्टिब्रेट की स्पीशीज एलिमिनेट हो गई आफ्टर, लिख लीजिए, आफ्टर रिमूविंग पिसास्टर almost 10 species of invertebrates being eliminated were eliminated in 1 year। एक साल के अंदर ही जब हमने एक पर्टिकुलर ओशन के एरिया से, पैसिफिक कोस्ट से हमने एक पर्टिकुलर एरिया से पिसास्टर को निकाल दिया, वहाँ से पकड़ पकड़ के स्टारफिश हमने निकाल दी, तो हमने क्या देखा? हमने तो सोचा, क्योंकि पिसास्टर क्या थी, बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट का शिकार करती, मतलब ये प्रीडेटर था, छोटी छोटी फिशेज और इन्वर्टिब्रेट इसके क्या थे, प्रे थे। तो हमने इस बड़े प्रीडेटर को वहाँ से निकाल दिया, तो खुश हो गए। हमारी बुद्धि क्या काम करेगी? प्रीडेटर तो है नहीं, और प्रीडेटर की एब्सेंस में क्या हो जाएगा? प्रे का नंबर तो पागलों की तरह इंक्रीज होगा, और वो हुआ भी रियलिटी में। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ पता है? 10 स्पीशीज एक साल में इन्वर्टिब्रेट की एलिमिनेट हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई वहाँ से। क्यों हो गई? क्योंकि भैया, और जबकि हमारा दिमाग क्या कहता, प्रीडेटर निकाला हमने, इनका तो नंबर बढ़ना चाहिए था। हुआ भी वही, हमने जैसे ही प्रीडेटर को वहाँ से निकाला तो प्रे बच गए। तो प्रे ने क्या किया, अरे हमें खाने वाला तो अब कोई है नहीं, हमारे जान माल को कोई नुकसान तो है नहीं, बस उनके पास प्लेंटी ऑफ स्पेस था, प्लेंटी ऑफ फूड था, खाते रहे, रिप्रोड्यूस करते रहे करते रहे करते रहे, अपना नंबर बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे। अब इसका नुकसान आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इतना ज़्यादा नंबर बढ़ गया उनका कि उनमें आपस में ही स्पेसिफिक, मतलब आपस में ही इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया। और उस कॉम्पिटिशन की वजह से क्या हो गया, उनमें से कुछ स्पीशीज़ एलिमिनेट कर दी गई। और वो स्पीशीज़ कौन सी थी? 10 इन्वर्टिब्रेट की फिशेज़। जैसे ही हमने पिसास्टर को निकाला तो क्या बढ़ गया वहाँ पे? कंपटीशन बढ़ गया। और उस कंपटीशन की वजह से क्या निकल गई? हमारे पास 10 इन्वर्टिब्रेट की स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई वहाँ से, मतलब एलिमिनेट हो गई वहाँ से। तो प्रीडेटर तो ज़रूरी था, दैट मीन्स वहाँ पे जब तक प्रीडेटर वहाँ पे बैठा हुआ था तो क्या था, एक तो प्रे की पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया हुआ था, दूसरा उनकी स्पीशीज़ डाइवर्सिटी को मेंटेन रखा था, सारी स्पीशीज़ मिल रही थी। ये 10 इन्वर्टिब्रेट जो अभी निकल गए, ये भी वहाँ पे प्रेजेंट थे इन दी प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर। लेकिन प्रीडेटर के हटाते ही इतना ज़्यादा नंबर इंक्रीज हुआ कि उनमें आपस में कंपटीशन की वजह से ही 10 इन्वर्टिब्रेट की स्पीशीज़ वहाँ से एलिमिनेट हो गई। तो इसका मतलब प्रीडेशन बहुत ज़रूरी है हमारे इकोसिस्टम को चलाए रखने के लिए। देखो, एनर्जी फ्लो में भी इसका रोल है। प्रीडेटर नहीं होगा तो एनर्जी कैसे ट्रैवल करेगी आगे से आगे? तो ग्रास है, ग्रास के पास एनर्जी है, तो वो एनर्जी क्या करे? ग्रास लेके बैठा रहे? नहीं, ग्रास को जब कोई फीड करेगा, लाइक ग्रास होपर ने खाया, तो वो एनर्जी ग्रास की कहाँ चलेगी? ग्रास होपर के पास। फिर ग्रास होपर के ऊपर जो फीड करेगा, तो मतलब ये जो प्रीडेशन है ना, नेचुरल प्रीडेशन, ये नेचुरली होना भी चाहिए इकोसिस्टम के फ्लो को मेंटेन रखने के लिए। और किसी भी प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए भी ज़रूरी है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया। और स्पीशीज़ डाइवर्सिटी किसी भी इकोसिस्टम की मेंटेन करने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बेटा कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसको लेके, प्रीडेशन को लेके। और वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो प्रीडेटर्स होते हैं ना बेटा, प्रीडेटर्स आर क्वाइट स्मार्ट। और स्मार्ट के लिए क्या कहेंगे? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट। तो प्रीडेटर्स कैसे हैं, प्रीडेटर्स का नेचर कैसा है, कभी पूछा जाए, प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब समझ में आ रहा है? इनको स्मार्ट कह लो या केयरिंग कह लो। प्रूडेंट का मतलब क्या है? समझदार हैं एक तरह से। कैसे समझदार हैं? प्रीडेटर को पता है अगर आप अपने प्रे की, है ना, ओवर एक्सप्लॉयटेशन करोगे, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रे,
इसको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। देखो प्रीडेटर को भी पता है अगर आपके पास बहुत सारे प्रे हैं ना तो भूखे की तरह अटैक नहीं कर रहा है, खा जाओ खा जाओ खा जाओ, बस ये आज ही दिख रही है खाने की चीज़, आज के बाद मिलेगी नहीं, ये वाला बिहेवियर नहीं करना है। क्योंकि ऐसे करोगे तो आज ही सारा खाना खा जाओगे, कल परसों भूखों मरोगे। क्या होने वाला है फिर आपके साथ, जब प्रे नहीं होगा, मीन्स आपके पास फूड नहीं होगा खाने को, तो तीसरे चौथे दिन आपकी भी जान चली जाएगी। तो इकोसिस्टम में प्रीडेटर्स को प्रूडेंट बोला गया है कि बहुत स्मार्ट हैं, बहुत समझदार हैं, उनको पता है अपने प्रे को कैसे एक्सप्लॉइट करना है, कि अपने खाने को कैसे खाना है। क्योंकि मुझे तो जिंदा रहना है, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, बट डेली की उतनी डाइट लो जितनी मेरे लिए ज़रूरी है। अगर अपने प्रे को, अगर अपने फूड को ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट करोगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। जब रिसोर्स आपका ख़त्म हो गया तो खाने को कुछ नहीं बचा, नहीं बचा तो आउट ऑफ स्टारवेशन यू विल बी इन दी हैंड्स ऑफ डेथ। तो कहाँ चले जाओगे, मौत हो जाएगी भैया प्रीडेटर की भी। अच्छा, दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो है प्रे की टर्म में। प्रे जो है, प्रे भी बहुत चालाक है। प्रे ने भी प्रीडेटर से बचने के लिए बहुत सारी अडेप्टेशंस कर रखी हैं, है ना, अडेप्टेशंस। चलो इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। प्रे अडेप्टेशंस टू अवॉइड प्रीडेटर। कि जो प्रे है ना ये भी बड़ा चालाक है, सिर्फ प्रीडेटर ही समझदार नहीं है, प्रे भी बहुत सारी जगह बड़ा समझदार है। वो भी बहुत सारी अडेप्टेशंस करके रखता है अपने अंदर, किस लिए, ताकि मुझे प्रीडेटर आसानी से पकड़ ही ना पाए। और वो अडेप्टेशंस क्या हैं बेटा, उन अडेप्टेशंस में जो सबसे पहला नंबर आता है वो आता है कैमोफ्लेज का। पहले हम पढ़ लेते हैं एनिमल्स के केस में, है ना, अडेप्टेशंस इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में क्या क्या अडेप्टेशंस हैं। सबसे पहली अडेप्टेशन है बेटा कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज पता है ना क्या होता है, ये भी हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है। दीज आर दी क्रिप्टिक अपीयरेंसेस। क्रिप्टिक अपीयरेंस पता है ना, क्रिप्सिस, क्रिप्सिस का मीनिंग क्या हो जाता है, हाइड हो जाना, छुप जाना। जैसे गिरगिट होता है, जहाँ बैठा है वैसा ही रंग रूप कर लेता है अपना। ट्री पे बैठा है तो हरे हरे पत्तों जैसा उसकी बॉडी का कलर भी ग्रीन हो जाएगा ताकि आप उसको देख ही ना पाओ। अगर सॉइल में है, नीचे ज़मीन पे है, तो वही सॉइल जैसे कलर का हो जाएगा, है ना। कहीं वाइट बैकग्राउंड पे बैठा है तो वाइट हो जाएगा, येलो पे बैठा है तो येलो कलर का हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्सिस, कि अपनी बैकग्राउंड के साथ ही मर्ज हो जाता है और अपने आप को छिपा लेता है। किस लिए, ताकि प्रीडेटर मुझे लोकेट ही नहीं कर सके। तो इसको हम बोलते हैं कैमोफ्लेज। और ये कैमोफ्लेज हमने बहुत सारी चीज़ों में देखने को मिलता है ना, बहुत एग्जाम्पल भरे पड़े हैं इसके। दूसरा क्या करते हैं बेटा एनिमल्स में, और क्या होता है, केमिकल एजेंट्स। किससे बचने के लिए, अपने प्रीडेटर से बचने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे केमिकल एजेंट्स, है ना। जैसे एक वो बारिश के मौसम में एक वो कीड़ा आता है ना ब्लैक कलर का, मेरे को उसका साइंटिफिक नेम भूल गया है, उसको जरा सा भी टच हो जाए इतनी गंदी स्मेल वो छोड़ता है। वो स्मेल क्या है, प्रीडेटर से बचने का एक तरीका है। उसने क्या किए, केमिकल्स रिलीज़ कर दिए, उस केमिकल से क्या हुआ, बच गया वो, क्योंकि इतना गंदा उसका, मतलब प्रीडेटर उस स्मेल से ही उससे दूर भाग जाएगा, उसको एनगल्फ करने आएगा ही नहीं। तीसरा है बेटा एक और है, दैट इज़ मिमिक्री। मिमिक्री में क्या करता है वो, मिमिक्री के अंदर अब किसी भी की भी मिमिक्री जानते हो ना, अब कोई भी ऐसी चीज़, मिमिक्री से पहले आप एक चीज़ समझो, जैसे केमिकल एजेंट्स के बाद एक ना टेस्ट का आ जाता है। जैसे जैसे ये हमारे पास एक मोनार्च बटरफ्लाई होती है, मोनार्च बटरफ्लाई, ये क्या होती है बेटा, इट इज़ वेरी डिस्टेस्टफुल। जो इसका प्रीडेटर है ना, इसको खाने वाले जो बर्ड्स हैं, मोनार्च बटरफ्लाई को ना कभी भी नहीं खाते, दूर से देख के भाग जाते। इसका टेस्ट इतना गंदा होता है, इतना गंदा होता है, क्यों क्यों। और ये टेस्ट इसने ना एक्वायर किया है बचने के लिए। कैसे कैसे किया है इसको एक्वायर, जब बटरफ्लाई के एग से जब लार्वा हैच होते हैं ना, इसका जो कैटरपिलर लार्वा होता है, वो लार्वा ना एक ऐसे वीड के ऊपर फीड करता है कि उस वीड की वो जो टेस्ट है, उसके जो केमिकल्स हैं इस बटरफ्लाई के कैटरपिलर की बॉडी में आ जाते हैं, जिसकी वजह से इस बटरफ्लाई का टेस्ट इतना गंदा हो जाता है। तो जब भी इसका प्रीडेटर इस बटरफ्लाई को खाने आता है ना, गलती से पहली बात उसको देख के भाग जाता है। किसी को नहीं पता होता है कि इसको नहीं खाना, वो इसको खा गया, और खाने के बाद बेटा बहुत उसकी बुरी हालत हो जाती है, वो सिक हो जाता है, उसकी रिप्रोडक्शन की पावर ख़त्म हो जाती है। इंसेक्ट मतलब तड़प तड़प के मरता है, इतना डिस्टेस्टफुल है कि यार क्यों खाया हमने इसको।
समझ रहे हो? तो ऐसे ही एक होती है वायसराय बटरफ्लाई, वायसरॉय बटरफ्लाई। अब ये बटरफ्लाई को पता है कि भैया मोनार्च को देख के ना सारे प्रीडेटर दूर भागते हैं, कोई बर्ड इसकी तरफ नहीं आता, सबको इसका टेस्ट पता है कि भैया अगर इसको खा गए ना तो मुंह का स्वाद खराब हो जाएगा, आज का दिन तो पूरा खराब हो जाएगा। तो वायसराय बटरफ्लाई क्या करती है, ये मिमिक करती है मोनार्च बटरफ्लाई को। जैसा इसका बॉडी के पैटर्न्स हैं, जो भी कलरेशंस हैं, जैसा शेप और साइज़ है, बिल्कुल उसकी तरह। मिमिक का मतलब समझ रहे हो, मिमिक्री करना, उसके जैसा दिखना, उसके जैसा बोलना, उसकी तरह एक्ट करना। तो ये वायसराय बटरफ्लाई अपने प्रीडेटर से बचने के लिए क्या करती है, मिमिक करती है कि भैया अरे मैं तो वो मोनार्च बटरफ्लाई हूँ, वायसराय नहीं हूँ। तो बिल्कुल इस जैसा रंग, रूप, शेप, साइज सब धारण कर लेती है। और प्रीडेटर दूर से देखता, अरे अरे ये तो मोनार्च होती है, एक्चुअल में वायसराय है। लेकिन वायसराय बटरफ्लाई मिमिक करती है मोनार्च को और अपने प्रीडेटर को चकमा दे डालती है। तो ये भी क्या है, प्रे की अडेप्टेशन ही तो है टू अवॉइड द प्रीडेटर। और इसके अलावा बेटा एक होती है दैट इज वार्निंग कलरेशंस, वार्निंग कलरेशंस। अब वार्निंग कलरेशंस में क्या है, केमिकल एजेंट्स में भी आप मोनार्च का एग्जाम्पल डाल सकते हैं, मोनार्च बटरफ्लाई। अच्छा, वार्निंग कलरेशंस में क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें जिनको देख के प्रीडेटर डरता है। अब जैसे जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे कोई भी, किसी का भी कोई भी प्रीडेटर है, माना कोई स्नेक है, किसी को कोई किसी फ्रॉग को खा रहा है, तो फ्रॉग को पता होगा भैया इस जैसी चीज़ कोई स्नेक जैसी आ रही है तो वो डर के भागेगा। तो फ्रॉग क्या करते हैं, कई बार इस तरह का फ्रॉग नहीं, बहुत और सारी चीज़ें हैं, वो क्या करते हैं अपने प्रीडेटर जैसे ही कलर, मतलब जिन चीज़ों से प्रीडेटर डरता है उन जैसी कलरेशंस, उन जैसा कहते हैं ना कि चोला ओढ़ लेना, अपने आप को उस तरह का दिखाना कि प्रीडेटर की तरह दिखना। जैसे स्नेक किससे डरता है, ईगल से डरता है। अगर फ्रॉग कुछ ऐसा मैनेज कर ले, ईगल जैसा दिखना या ईगल जैसी कोई कलरेशन, या उसका कि जैसे उसको स्नेक को लगे दूर से कि अरे तो ईगल का कोई पार्ट छोटा सा यहाँ से दिखाई दे रहा है और होता वो एक्चुअल में फ्रॉग है, तो वो किसकी तरह, एक प्रीडेटर की बॉडी के पार्ट के जैसे अपने आप की अपीयरेंस या कलरेशंस बना लेता है, जिसको देख के प्रीडेटर डर जाता, अरे ये तो मेरा प्रीडेटर है, भागो भागो नहीं तो मुझे खा जाएगा। तो इनको हम क्या बोलते हैं, वार्निंग कलरेशन। तो प्रीडेटर को वार्निंग मिल जाती है, अरे ये तो प्रे नहीं है, ये तो मेरा प्रीडेटर है, भागो यहाँ से। तो उसको हम बोलते हैं वार्निंग कलरेशंस। अब ऐसे ही बेटा अडेप्टेशंस, ये तो हो गई एनिमल्स में। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है बेटा प्लांट्स के साथ। इन प्लांट्स भी अपने प्रे से बचने के लिए, क्यों भैया, प्लांट का प्रे कौन है, देखो कितने सारे हर्बीवोर्स है ना, जो ग्रेजिंग और ब्राउजिंग करते हैं इन ग्रीन प्लांट्स पे। ग्रेजिंग एंड ब्राउजिंग से क्या हो जाता है बताओ, हरे पत्ते खा जाएंगे हर्बीवोर। उसके अलावा और बता देती हूँ, लो एनसीईआरटी के अंदर डाटा दिया हुआ है, 25% ऑफ इंसेक्ट्स, टोटल इंसेक्ट्स आर फाइटोफेगस। फाइटोफेगस का मीनिंग जानते हो ना, क्या होता है, फाइटोफेगस, फाइटो मीन्स प्लांट, फेगस मीन्स एनगल्फ करने वाले, कि प्लांट पे या उसके किसी पार्ट पे फीड करने वाले होते हैं। जितने भी दुनिया में इंसेक्ट है उनका 25% इंसेक्ट जो है वो प्लांट से ही अपना फूड ले रहे हैं। तो भैया प्लांट को इंसेक्ट भी नुकसान पहुंचा रहा है, प्लांट को हर्बीवोर्स भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये क्या हो गए, प्लांट के प्रीडेटर्स हो गए। तो प्लांट भी बड़ा चालाक है, वो कहता कोई बात नहीं, मेरे पास एनिमल्स की तरह मैकेनिज्म तो है नहीं, आई एम नॉन मोटाइल, मैं भाग तो सकता नहीं पर मैं कुछ तो कर सकता हूँ ना अपने बचाव के लिए। और ये जो प्लांट्स हैं वो अपने बचाव के लिए क्या क्या करते हैं, क्या अडेप्टेशंस हैं उनके पास। सबसे पहले स्पाइन्स एंड थॉर्न्स। किस में देखने को मिलते हैं ये स्पाइन्स, आप हमें कैक्टस में पढ़े हैं, हमने कैक्टस में देखने को मिलते हैं, अकेशिया में देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है, दीज आर दी प्रिवेंटिव अडेप्टेशंस, किसको अवॉइड करने के लिए, अपने प्रीडेशन को। कि कोई भी अगर मुझे अब कुछ पौधों पे जिन पे कांटे थॉर्न्स वगैरह हैं, उनको अगर कोई हर्बीवोर ग्रेज करने के लिए आएगा तो कांटे चुभेंगे नहीं उसके पैलेट में, भागेगा वो, दोबारा आएगा ही नहीं इसकी तरफ खाने के लिए। तो ये एक तरह के क्या है, प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं। इसके अलावा प्लांट क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं, किसी तरह के केमिकल्स भी सिक्रीट करते हैं, है ना, सिंथेसाइज एंड स्टोर केमिकल्स टू
अवॉइड प्रीडेटर्स। प्रीडेटर से बचने के लिए बहुत सारी तरह के केमिकल्स बनाते भी और उनको स्टोर कर लेते हैं, ताकि अगर वो प्रीडेटर हमें खा गया ना, ये केमिकल जब उसकी बॉडी में जाएगा तो या तो उसको बीमार करेगा, या उसकी रिप्रोडक्टिव की कैपेसिटी को ख़त्म कर देगा, या इवन उसको डेथ तक भी ले जाएगा, तो वो दोबारा मेरी तरफ मुझे खाने आने वाला नहीं है। इसमें एग्जाम्पल किसका दिया हुआ है हमारी बुक के अंदर? कैलोट्रोपिस का। कैलोट्रोपिस क्या कॉमन नेम होता है कैलोट्रोपिस का? अख, या इसको बोलते हैं मदार का पौधा। तो इसमें से वो मिल्की लेटेक्स निकलता है ना, वो मिल्की लेटेक्स में क्या है? दैट इज रिच इन केमिकल्स। तो किसी भी अबंडेंट लैंड में आपको कुछ मिले नहीं मिले, कैलोट्रोपिस उग जाता है। क्यों? बाकी की वेजिटेशन कहाँ गई? उसको ग्रेजर्स ने खा लिया, ग्रेज कर लिया, खा गए हर्बीवोर। इसको क्यों नहीं कोई खाता? सबको पता है इसके मिल्की लेटेक्स में केमिकल है। कौन सा केमिकल है? वो है बेटा कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। इसके पास क्या होती हैं? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, जो एनिमल्स के लिए हार्मफुल हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स के लिए। तो एक बार खा के वो दोबारा इसकी तरफ पलट के भी नहीं देखते। तो इस तरह के केमिकल्स और कुछ केमिकल्स देखो, कुछ केमिकल में किस किस का नेम अभी देखो, आपको कुछ केमिकल्स के बारे में बताते हैं। लाइक आपने ये केमिकल्स पढ़े हैं ना प्लांट में, प्लांट से हमारे पास निकलती है कोकेन, पोपी, कैफीन, है ना, और भी इस तरह के कितने सारे चीज़ें हैं ना। कॉफ़ी से हो गया, टी से भी आती है, टबैको से आता है निकोटीन। तो ये पूरे के पूरे 4-5 के ना नेम लिखे हुए हैं। ये 4-5 ये जो एल्केलॉइड्स प्लांट बनाता है ना, और हम इनको निकाल लेते हैं अपने फ़ायदे के लिए कि हमें चाहिए, प्लांट में तो बन रहे हैं, प्लांट को इसका क्या फ़ायदा। प्लांट ने पता है ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए बनाए हुए थे, अपने प्रीडेटर को अवॉइड करने के लिए अपने अंदर इनका सिंथेसिस किया था कि जब ये उसकी बॉडी में जाएंगे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे प्रीडेटर को करेंगे ये। पर हमने क्या किया, अपने फ़ायदे के लिए प्लांट से हम इनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये जितने भी एल्कलॉइड हम प्लांट से निकालते हैं वो उनकी अडेप्टेशन है टू अवॉइड देयर प्रीडेशन। समझ में आया? तो प्लांट्स क्योंकि भाग दौड़ नहीं सकते, एनिमल के पास तो एडवांटेज है, भाग जाएंगे, छिप जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन प्लांट नहीं कर सकते, तो उन्होंने भी अपने आप को प्रीडेटर से बचाने के लिए अडेप्टेशंस कर रखी है। ठीक है बेटा, तो बस प्रीडेशन के बारे में इतना ही था हमारे पास पढ़ाने को कि प्रीडेटर में क्या क्या, प्रीडेशन क्यों ज़रूरी है नेचर में, फ्लो ऑफ एनर्जी के लिए, प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने के लिए, और स्पीशीज़ डाइवर्सिटी को इकोसिस्टम की मेंटेन करने के लिए। और जो प्रीडेटर होता है दैट इज़ क्वाइट स्मार्ट, प्रूडेंट होता है, बेवकूफ़ मत समझना, कभी भी ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करता अपने प्रे को, नहीं तो भूखा मरेगा। और प्रे भी बड़े स्मार्ट होते हैं क्योंकि वो भी अडेप्टेशंस करके इन प्रे से, प्रे को दूर भगाने के तरीके अपना लेते हैं, और वो सारी मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दिए हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो था प्रीडेटर एंड प्रे रिलेशनशिप के बारे में, जिसको हम बोलते हैं इंटरेक्शन प्रीडेशन। उसके बाद आ जाइए पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म क्या होता है? पैरासिटिज्म ये भी बड़े हम जूनियर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या होते हैं? इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है? एक को फायदा होता है, एक को नुकसान होता है ना। वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड and another species is क्या बोलेंगे हम? अनदर स्पीशीज इज बेनिफिटेड का उल्टा कहते हैं, एकदम क्लिक नहीं होता कई बार दिमाग में। फॉर अनदर स्पीशीज इज इन हार्म, मतलब नुकसान में है। एक को फ़ायदा हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है। जिसको फ़ायदा होता है उसको हम बोलते हैं पैरासाइट, और जिसको नुकसान हो रहा है उसको हम बोलते हैं होस्ट। एंड पैरासाइट आर होस्ट स्पेसिफिक। अब ज़रूरी नहीं है एक होस्ट का जो पैरासाइट है वो हर एक चीज़ के ऊपर पैरासाइट ही होगा, है ना। एक पैरासाइट अपने एक होस्ट के लिए ही स्पेसिफिक होता है, ये नहीं हर चीज़ को वो एज अ होस्ट यूज़ कर सकता है। और दूसरी चीज़ हमारी एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखी हुई है? पैरासाइट एंड होस्ट बोथ को इवॉल्व।
को एवोल्यूशन शो करते हैं। को एवोल्यूशन का मतलब क्या है? अगर एक पैरासाइट एक होस्ट के ऊपर रह रहा है, पहले तो चलो आपको पैरासाइट और होस्ट के एग्जाम्पल्स दे देते हैं। हमारी एनसीईआरटी में बड़े ही सिंपल डेली लाइफ से एग्जाम्पल उठाए हुए हैं। कौन सा एग्जाम्पल? लाइस ऑन ह्यूमंस। इसके अलावा टिक्स ऑन डॉग्स। इसके अलावा कस्क्यूटा ऑन हेज प्लांट्स, लिख लीजिए कस्क्यूटा ऑन हेज प्लांट्स। और इसके अलावा कोप पोड्स ऑन मेरीन फिशेस। ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? पैरासाइट्स के। पैरासाइट कौन है मैं लिख देती हूँ। लाइस इज दी पैरासाइट, ह्यूमन के सर में रहती हैं, सिर में रह के खून चूसती हैं। दिस इज दी होस्ट। इसको नुकसान हो रहा है, इसको फायदा हो रहा है उससे, इसको खाना मिल रहा है, इसको नुकसान हो रहा है। टिक्स, ये भी पैरासाइट हैं। होस्ट कौन है इनका? डॉग। डॉग की बॉडी में चिपक जाते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? पिस्सू। टिक्स को टिक्स माइट्स। फिर कस्क्यूटा, कस्क्यूटा पता है ना इसको और क्या बोलते हैं? इसका और कॉमन नेम क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज दी अमर बेल। देखा ना, बड़े बड़े वैसे हेज प्लांट्स पे मिलती है, बड़े बड़े ट्रीज को भी पूरा ढक लिया होता है, इसके कोई लीफ नहीं होते और ना ये ग्रीन कलर की होती, क्योंकि इसको ज़रूरत ही नहीं है। ग्रीन कलर की ज़रूरत तब थी अगर इसको फोटोसिंथेसिस करना होता। भैया ये तो पैरासाइट है, डायरेक्टली होस्ट से फूड ले लेती है, अपने हस्टोरिया ऐसे घुसाती है होस्ट के अंदर और वहाँ से उसका बना बनाया किया कराया सारा फूड खा लिया। तो इसको ग्रीन पिगमेंट की ज़रूरत है नहीं, इसलिए ग्रीन नहीं है। लीफ की भी ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगी भैया लीफ का, क्योंकि मुझे तो खाना बनाना ही है, मुझे तो बने बनाए पे अटैक करना है। तो इनके पास लीफ भी नहीं होते, इनके पास ग्रीन पिगमेंट भी नहीं होता। वो होती है कस्क्यूटा, क्योंकि ये एक पैरासाइट है। किसके ऊपर? बड़े बड़े लार्ज एंजियोस्पर्म के ऊपर भी है, बहुत सारे हेज प्लांट्स के ऊपर भी है। तो आप एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स भी लिख सकते हो यहाँ। और कोपपोड्स ऑन मेरीन फिशेस। कोपपोड्स होते हैं वो भी मेरीन फिशेस की बैक पे, उनके साथ उनकी बॉडी के साथ चिपक के और वहाँ से क्या ड्रॉ करते रहते हैं? न्यूट्रिशन ड्रॉ करते रहते हैं। तो दीज आर पैरासाइट्स। तो पैरासाइट क्या करते हैं? होस्ट की बॉडी के साथ चिपक जाएंगे, या तो बाहर चिपक जाएंगे या अंदर घुस जाएंगे उसके। किस लिए? शेल्टर भी लेते हैं वहाँ से, खाना भी लेते हैं वहाँ से। तो होस्ट को तो नुकसान हो रहा है, लेकिन पैरासाइट को उससे फ़ायदा हो रहा है। भैया उसकी सारी फूड की रिक्वायरमेंट, शेल्टर की रिक्वायरमेंट वहीं से पूरी हो रही है। तो अगर होस्ट ने पैरासाइट से बचने के लिए किसी तरह का एवोल्यूशन कर लिया कि भैया मैं कुछ ऐसा कर लेता हूँ कि ये पैरासाइट मुझे परेशान ना करे, ठीक है, उसने अपने अंदर कुछ चेंजेस कर लिए, तो वही चेंजेस पैरासाइट को भी अपने अंदर करने पड़ेंगे, तभी इनका को एवोल्यूशन ज़रूरी है, तभी को इवॉल्व करते हैं। क्यों? अगर पैरासाइट वही मतलब उसने जो अडेप्टेशंस की हैं होस्ट ने, अगर उनको न्यूट्रलाइज करने वाली अडेप्टेशंस अपने अंदर नहीं लाएगा तो होस्ट इसको अवॉइड करेगा, क्योंकि होस्ट ने कुछ ऐसा मैकेनिज्म अपना लिया है कि भैया अब मैं पैरासाइट को अपनी बॉडी के आसपास भी फटकने नहीं दूंगा, वो मुझे एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। तो पैरासाइट को भी क्या करना पड़ेगा? स्मार्ट होना पड़ेगा कि भैया जो उसने मैकेनिज्म किया है मुझे उसको न्यूट्रलाइज करने वाला मैकेनिज्म मुझे अपनाना पड़ेगा। तो इसको भी एवोल्यूशन दिखानी पड़ेगी। अगर होस्ट चेंज हुआ है तो पैरासाइट को भी उसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या दिखाने पड़ेंगे? चेंजेस दिखाने पड़ेंगे कि भैया तू कुछ भी अपना ले, मेरे पास उन सब का तोड़ है, उन सब का एक बाईपास है, मैं तब भी चिपकूंगा तो तुझसे ही आके। तो अदरवाइज होस्ट क्या, अदरवाइज पैरासाइट क्या हो जाएगा? उसकी डेथ हो जाएगी। फूड कहाँ से लेगा? तो अगर होस्ट में चेंजेस आए हैं वही कंपैटिबल चेंजेस, उसी के मतलब के कॉम्प्लीमेंट्री चेंजेस पैरासाइट को भी अपने अंदर करने पड़ेंगे। इसलिए अगर होस्ट में एवोल्यूशन हो रहा है तो पैरासाइट में भी होगा, अदरवाइज तो क्या हो जाएगा? फिर पैरासाइट सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। अब बेटा पैरासाइट के क्या होते हैं? पैरासाइट के ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पैरासाइट के ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरासाइट, या आप कह लीजिए अडेप्टेशंस ऑफ पैरासाइट्स। अडेप्टेशंस ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट होस्ट की बॉडी में रहने के लिए क्या क्या अडेप्टेशंस करता है अपने अंदर? सबसे पहली अडेप्टेशन क्या करेगा? वो किसी भी तरह के फिजूल के सेंसरी ऑर्गन्स को मतलब ख़त्म कर देगा। गेट रिड ऑफ सेंस
ऑर्गन्स, है ना। अननेसेसरी, कौन से सेंस ऑर्गन, ऐसे सारे नहीं, अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स जो जिनकी उसको ज़रूरत ही नहीं है, अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स। उसके अलावा क्या करेगा बेटा, कुछ सकर्स, क्योंकि पैरासाइट को होस्ट की बॉडी से चिपकना है, चाहे अंदर हो या बाहर हो, चिपकना है और उससे फूड ड्रॉ करना है, तो उनके पास क्या होने चाहिए चिपकने के लिए, किसी तरह के, जैसे वो होता है ना वो वैक्यूम वाले कप्स आजकल आते हैं, तो उस तरह के उनको हम बोलते हैं सकर्स। तो डेवलप सकर्स, टू ज्वाइन विद दी, टू ज्वाइन नहीं लिखो, टू अटैच विद दी होस्ट बॉडी, टू अटैच विद दी होस्ट बॉडी। उसके अलावा क्या कर लेंगे बेटा, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की इनको ज़रूरत है नहीं, क्यों, बना बनाया खाना तो इनको मिल रहा है, पचा पचाया, तो इनको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। रिड्यूस्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, क्यों, होस्ट से ही ले लेना है सब कुछ, बना बनाया पका पकाया सब किया हुआ, तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की इनको कोई ज़रूरत नहीं है ना। सिंपल मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, सिंपल मॉर्फोलॉजी मतलब मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर लिखा हुआ वो एक ही बात है, सिंपल मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी होगी, बट कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल्स, लाइफ साइकिल बड़े कॉम्प्लेक्स होंगे। उसके अलावा क्या होंगे, लाइफ साइकिल इस तरह का होगा कि इंटरमीडिएट होस्ट ज़रूर होंगे, लाइफ साइकिल के क्या होंगे, होस्ट भी होंगे, इनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए इंटरमीडिएट होस्ट की ज़रूरत भी पड़ती है एंड वेक्टर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे मलेरियल पैरासाइट को किसकी ज़रूरत पड़ती है, मस्कीटो की, फीमेल एनोफिलीज की, एज अ वेक्टर। उसके अलावा बेटा क्या होता है, इनका जो रिप्रोडक्शन रेट होता है दैट इज़ क्वाइट हाई, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल इनका जो है वो क्या होता है, वो बहुत हाई कर लेते हैं। तो अपनी एनाटॉमी फिजियोलॉजी इन चीज़ों पे नहीं इन्होंने कुछ भी फालतू की एनर्जी खर्च की, सिंपल रहना है, क्यों, हमें क्या करना है, हमें काम धाम तो करना ही नहीं, हमें तो करा कराया मिल रहा है, उसको चूसना है, उसको खींच के लाना है, छीन के लाना है ना। और दूसरा, अपनी वो फूड खा के अपनी क्या करनी है, संख्या बढ़ानी है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन्होंने सारी की सारी एनर्जी किस पे लगा रखी है, अपनी फिकंडिटी को, अपने रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को बढ़ाने में लगा रखी है। तो ये सभी अडेप्टेशंस करते हैं ये होस्ट की बॉडी के में रहने के लिए। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट आ जाते हैं पैरासिटिज्म में कि होस्ट कितने टाइप के होते हैं ना, या फिर आप कह सकते हो कि होस्ट की हाँ, ये तो अभी अडेप्टेशंस दिखाई है ना इसने कि होस्ट की बॉडी में रहना है तो मुझे क्या क्या काम अपने साथ करना पड़ेगा, सेंस ऑर्गन अननेसेसरी ख़त्म करने पड़ेंगे, शक्कर वक्कर बना लेने ताकि बॉडी अपनी होस्ट से अटैच कर लें, डाइजेस्टिव सिस्टम की हमें ज़रूरत ही नहीं है, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी सिंपल रखो लेकिन लाइफ साइकिल को कॉम्प्लेक्स बना लो, और साथ में रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को हाई कर लो। अब इनके बॉडी में रहने से, अगर एक पैरासाइट बॉडी पे रह रहा है या में रह रहा है, तो होस्ट को क्या क्या परेशानियां होने वाली है ना, लॉसेस या डिसएडवांटेजेस टू दी होस्ट। टू दी होस्ट, होस्ट को इनसे क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, बता सकते हो, क्या क्या परेशानी होगी बेटा होस्ट को। सबसे बड़ी परेशानी होस्ट को क्या होगी भैया, किसी भी होस्ट का जो सर्वाइवल है दैट विल बिकम डिफ़िकल्ट, सर्वाइवल बिकम्स डिफ़िकल्ट। क्यों, क्यों भाई क्यों, क्योंकि उसका जो ग्रोथ है और उसकी जो रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ होस्ट को क्या कर देते हैं, ये डिक्लाइन कर देते हैं ना, ये नेगेटिव एरो का इसका मतलब क्या है, डिक्लाइन कर देते हैं। उसके अलावा क्या कर देते हैं, होस्ट को क्या बना देते हैं, वीक कर देते हैं, उसको वल्नरेबल बना देते हैं टू दी प्रीडेटर, makes the host weak and vulnerable to the predator। है ना,
बॉडी का सारा हिसाब किताब सब बिगाड़ देते हैं, ये सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो जाता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को डिक्लाइन कर देते हैं, और होस्ट को क्या बना देते हैं, वीक बना देंगे, और उसको वल्नरेबल बना देंगे टू दी प्रीडेटर्स या टू दी पैरासाइट्स। प्रीडेटर्स कर लो, या अगर उसमें और कोई पैरासाइट रहना चाह रहा है तो उसके लिए उसको क्या बना देते हैं, वल्नरेबल। अब पैरासाइट्स कितने टाइप के होते हैं ये भी पढ़ लेते हैं। अब पैरासाइट्स बेटा हमारे पास होते हैं 2 टाइप्स के। ये तो हम अभी कॉमन बात कर रहे थे पैरासाइट और होस्ट के बारे में। तो वी हैव 2 टाइप ऑफ पैरासाइट्स, और वो 2 पैरासाइट कौन से होते हैं बेटा, एक होते हैं हमारे पास एक्टो पैरासाइट्स, एक्टो पैरासाइट्स, और दूसरे होते हैं हमारे पास एंडो पैरासाइट्स। अब ये तो बिल्कुल ही आपका बिल्कुल ही नॉर्मल सा टॉपिक आ गया जो हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं, तो इस पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाएंगे, फटाफट से कर लेते हैं। एक्टोपैरासाइट क्या होते हैं, जो होस्ट की एक्सटर्नल बॉडी पे रहते हैं, बाहर रहेंगे, है ना, तो अटैचेस एक्सटर्नली ऑन होस्ट बॉडी, जैसे लाइस ऑन दी ह्यूमंस, टिक्स ऑन दी डॉग्स, कस्क्यूटा वो भी बाहर से उसने घेर रखा है। और एंडोपैरासाइट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट इंटरनली इन दी होस्ट बॉडी, होस्ट बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं कितने सारे बैक्टीरियाज रहते हैं, वो क्या है, हमारी बॉडी के एंडोपैरासाइट्स हैं। ठीक है, अब एक्टोपैरासाइट और एक एंडोपैरासाइट। अब एंडोपैरासाइट्स का जो लाइफ साइकिल होता है ना बेटा, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू दिस। इनका अगर देखें, इनका क्या होते हैं, कंटेन सिंपल लाइफ साइकिल्स, लेकिन इनके अगर लाइफ साइकिल्स की बात करें ना बेटा, इनके होते हैं कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल्स। एग्जाम्पल तो आप इसमें दुनिया भर के लिख सकते हो, एंडो और एक्टो हमने बहुत ज़बरदस्त बड़ी जूनियर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो सब कुछ आपको रेडीमेड तो नहीं मिलेगा, तो इसमें वैसे एग्जाम्पल आपसे पूछे नहीं गए, बट यू कैन ऐड सम एग्जाम्पल्स हियर। तो एंडो और एक्टो पैरासाइट हमने 2 तरह के पैरासाइट्स भी पढ़ लिए। अब हम आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट इंटरेक्शन पे, जिसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ नोन एज द अमेंसलिज्म। अब आ गए हम कहाँ पे, अमेंसलिज्म पे। ये है हमारी लास्ट। देखो पहले हम अपनी लिस्ट की तरफ चलते हैं, क्या हमने कुछ छोड़ा तो नहीं है। ये थी बेटा हमारे पास इंटरेक्शन, म्यूचुअलिज्म हो गई, कंपटीशन हो गई, प्रीडेशन हो गई, पैरासिटिज्म हो गई, कमेंसलिज्म हो गई, वी आर ओनली लेफ्ट विद द अमेंसलिज्म। अब ये अमेंसलिज्म क्या है, क्या इंटरेक्शन है, देखो नेगेटिव और जीरो। कमेंसलिज्म का बिल्कुल ऑपोजिट है। कमेंसलिज्म में एक को फायदा हो रहा था, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और यहाँ पे इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, सेम वही वाला कि भैया तुझे नुकसान होगा, मुझे तुझसे कुछ नहीं होने वाला। तो एक स्पीशीज़ को नुकसान होगा, जिसको नुकसान होगा, और सॉरी दूसरा क्या रहेगा, दैट विल रिमेन न्यूट्रल। तो जिसको नुकसान होगा वो क्या होगा, अमेंसल होगा। जिस पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा वो क्या होगा, दैट इज नोन एज द अमेंसल। तो एक को फायदा और एक रहेगा न्यूट्रल, नो इम्पैक्ट। तो वन स्पीशीज क्या रहेगी, उस पर क्या रहेगा, एक स्पीशीज होगी अमेंसल, जिसके लिए इंटरेक्शन होगी डेट्रीमेंटल, नुकसानदायक, और दूसरी जो अदर स्पीशीज होगी वो होगा बेटा उसको कोई फायदा नहीं होगा, दैट स्पीशीज विल बी न्यूट्रल। जैसे 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 इसको एग्जाम्पल से समझ लो, वैसे हमारी एनसीईआरटी में तो इसके बारे में कुछ दिया ही नहीं हुआ, पर इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, लाइक हमारे पास पेनिसिलियम है ना, फंगस, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या बनाती है, इससे हम लोग क्या निकालते हैं, एक केमिकल निकालते हैं जिस केमिकल का नेम है पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन एक केमिकल है, खुद पेनिसिलियम जो फंगस है उसको तो अपने इस केमिकल से मतलब पेनिसिलिन से कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो बना रहा है, उसको खुद को कोई नुकसान नहीं है इस फंगस को, लेकिन दिस पेनिसिलिन इज हार्मफुल फॉर
स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ये लो, पेनिसिलिन का जरा छिड़काव कर दो बैक्टीरिया के ऊपर, फुदकते फिरेंगे और डेथ हो जाएगी उनकी। तो एंटीबायोटिक्स है ना, ये क्या है, एक एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बैक्टीरिया को तो मतलब आसपास अगर पेनिसिलिन है तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, उससे मर जाएगा बैक्टीरिया इस केमिकल से। तो बैक्टीरिया का तो हुआ नुकसान, लेकिन खुद पेनिसिलियम जो इसको बना रही है उसे तो इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसको पता भी नहीं है कि मैंने जो पेनिसिलिन बनाई है उससे बैक्टीरिया की डेथ हो रही है। तो इसका घाटा हो गया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा एग्जाम्पल बेटा हम यहाँ पे लेते हैं ब्लैक वॉलनट का। ब्लैक वॉलनट, और इसका नेम क्या होता है, साइंटिफिक नेम होता है बेटा इसका जगलेंस नाइगर। ये नेम होता है इसका जगलेंस नाइगर। और ये भी क्या करता है, एक केमिकल सीक्रीट करता है, और उस केमिकल का नेम पता क्या है, दैट इज जगलोन। और दिस केमिकल, और ये केमिकल कहाँ से निकलता है, रूट ऑफ द प्लांट। केमिकल कहाँ से आएगा, फ्रॉम रूट्स ऑफ दिस प्लांट। इस प्लांट की रूट सीक्रीट करती हैं। तो इस प्लांट की रूट ने बनाया, इसको थोड़ी कुछ फर्क पड़ेगा, तो एक केमिकल बना रहे हैं। लेकिन क्या दिक्कत है, जहाँ पे भी जगलेंस नाइगर उगता है ना, ये ब्लैक वॉलनट उगता है, उसके आसपास इट इज हार्मफुल टू दी एप्पल एंड अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा और एप्पल के पेड़ जो हैं इसके आसपास ग्रो नहीं करते हैं, क्योंकि उनके लिए उनके ऊपर क्या डालता है, ये जो जगलोन है ना, इनके लिए एक तरह का पॉइजन है। तो आसपास अगर एप्पल या अल्फा अल्फा के प्लांट के आसपास अगर आप ब्लैक वॉलनट को लगा देंगे तो उसकी रूट सीक्रीट करेंगी केमिकल, उससे ये पेड़ मर जाएंगे। तो क्या हो रहा है, इनका नुकसान हो रहा है पर इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अगेन अमेंसलिज्म। और एक और एग्जाम्पल बेटा हम यहाँ पे ले लेते हैं, वो एग्जाम्पल है कॉन्वोल्वुलस आर्वेंसिस का। अभी कॉन्वोल्वुलस आर्वेंसिस पता है क्या करता है, इट prevents the growth of wheat plant। तो कॉन्वोल्वुलस को तो पता ही नहीं है कि मुझसे कुछ ऐसा केमिकल निकल रहा है कि अगर मैं कहीं वीट वूट के खेत में अगर एक आध कॉन्वोल्वुलस उगाया तो काफ़ी सारी वीट के प्लांट्स को जहाँ तक उसकी पहुँच है उसके केमिकल की, उनको किल कर देगा। तो वीट को नुकसान हो रहा है लेकिन कॉन्वोल्वुलस को तो पता ही नहीं। ऐसे ही बहुत सारी जो हम एंटीबायोटिक्स निकालते हैं, जैसे हमारे पास एक एक्टिनोमाइसिन है ना जिसका नेम है स्ट्रेप्टोमाइसिस, उससे हम स्ट्रेप्टोमाइसिन निकालते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन को हम क्या यूज़ करते हैं, एज एन एंटीबायोटिक। तो एक और एग्जाम्पल अगर आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे कर लीजिए एक और एग्जाम्पल, दैट इज एक्टिनोमाइसिट। एक्टिनोमाइसिटी क्या नाम है उसका, दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिस। और स्ट्रेप्टोमाइसिस से क्या बनती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक आपको पता है क्या होती है, इट इज़ हार्मफुल टू दी बैक्टीरिया। तो भैया बैक्टीरिया की तो मौत हो जाएगी लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिस को तो पता भी नहीं चला, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, मतलब उस केमिकल से उसे खुद को कोई नुकसान नहीं हो रहा, न्यूट्रल, ना फ़ायदा हो रहा ना नुकसान हो रहा। लेकिन उसके आसपास अगर बैक्टीरिया आए तो भैया वो इस केमिकल से मर जाएंगे। तो नुकसान किसका हो रहा है, बैक्टीरिया का। लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिस को क्या उससे कुछ फ़र्क पड़ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो एक का नुकसान हो रहा है, दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगेन क्या है ये, इट इज़ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ अमेंसलिज्म। अब बेटा इनमें ये जो दो एग्जाम्पल थे ना, एक ब्लैक वॉलनट वाला और एक ये कॉन्वोल्वुलस वाला, इनको हम क्या बोलते हैं, इन मैकेनिज्म्स को हम बोलते हैं एलीलोपैथी। मतलब ये एक्स्ट्रा बता रही हूँ, आपकी मर्जी है, इसको हम बोलते हैं एलीलोपैथी। और ये जो दूसरे हैं दो, एक्टिनोमाइसिट वाला, पेंसिलियम वाला, इसको हम बोलते हैं ए बायोजेनेसिस। चलो इसको छोड़ दो, वैसे आपको इतने की ज़रूरत नहीं, ए बायोसिस बोलते हैं इसको।
बस आपने ये 4 एग्जाम्पल याद रखने, वैसे ये एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिए नहीं हुए हैं, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी ने टेबल के अंदर इस इंटरेक्शन का नाम डाल दिया है तो बेटा हमें तो पढ़नी ही पड़ेगी, तो हम इसको स्किप नहीं कर सकते थे, तो आपके लिए एग्जाम्पल्स ले आए। इसके साथ ही बेटा हमारी सारी इंटरेक्शंस भी इस चैप्टर की कंप्लीट हो जाती हैं, और बाकी सारा मैकेनिज्म तो हमने इस चैप्टर का पढ़ ही लिया था। देखो लास्ट इंटरेक्शन आज की थी हमारे पास अमेंसलिज्म, वो भी हो गई है। इसके साथ हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। तो बेटा कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोज ऑफ द लेक्चर इन ऑर्डर, स्पेसिफिक ऑर्डर में देखिए, और जो भी कुछ क्वेश्चंस हैं यू मे आस्क इन द कमेंट बॉक्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे।